वह बूढ़ा हो चुका था, शरीर से थका हुआ, लेकिन घड़ी की टिक टिक उसे किसी चाबुक की तरह मार रही थी। कोलकाता की उमस भरी रात में मेज पर 2 फाइलें खुली पड़ी थीं। एक में राज्य का भविष्य, दूसरी में उसके सबसे घोर प्रतिद्वंद्वी की चालें, और दीवार पर टंगी घड़ी बस 24 घंटे में एक फैसला जो तय कर देगा कि इतिहास उसे याद रखेगा या उसके प्रतिद्वंद्वी का नाम ही सच बन जाएगा। और वही प्रतिद्वंद्वी जिसके साथ उसकी अदृश्य लड़ाई बरसों पहले शुरू हो गई थी, किसी संसद भवन में नहीं, किसी चुनावी मंच पर नहीं, बल्कि एक साधारण क्लासरूम में, जब दोनों सिर्फ विद्यार्थी थे। बिधान चंद्र राय की कहानी यहीं से शुरू होती है। 24 घंटे की समय सीमा से भी कठोर, एक जीवन भर की दौड़ जिसमें मंजिल सिर्फ सत्ता न बल्कि जिंदगी बचाने और एक पूरे समाज को बदलने की जिद थी। यह उस लड़के की यात्रा है जिसने बचपन में गरीबी की सुइयों को महसूस किया, लेकिन आगे चलकर लाखों लोगों के लिए डॉक्टर, नेता और कुछ के लिए एक जिद्दी प्रतिद्वंद्वी बन गया। बिहार के पटना जिले में 1 जुलाई 1882 की सुबह, जब ज्यादातर लोग यह नहीं जानते थे कि सूरज की पहली किरण उनके लिए क्या लेकर आई है, राय परिवार के घर में एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया बिधान चंद्र। बाहर की दुनिया में ब्रिटिश राज का साया था, घर के भीतर आर्थिक तंगी और सपनों की छोटी सी गठरी। पिता पृथ्वी चंद्र राय ईस्ट इंडिया रेलवे में कर्मचारी थे, न वे राजा न जमींदार, बस एक मध्यम वर्गीय ईमानदार इंसान जो वेतन के हर रुपए एक को 3 बार गिनकर खर्च करता था। घर में एक और मजबूत शख्सियत थीं, माता अनुराधा देवी। वे धार्मिक थीं, सादगी उनकी नस नस में, लेकिन नजर में एक अजीब सा तेज। अक्सर कहती, बिधान, भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं भेजा, तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। पर याद रखना, बड़ा आदमी वह नहीं जो राज करता है, बड़ा वह है जो लोगों के लिए रोशनी बनता है। यह वाक्य, जो एक साधारण माँ का लग सकता है, आने वाले वर्षों में उसकी जिंदगी का मंत्र बन गया। बचपन में बिधान के पास खिलौने कम, किताबें ज्यादा थीं, और ज्यादातर वे भी उधार की। घर में इतना पैसा नहीं था कि हर साल नई किताबें खरीदी जाएं। वह पड़ोसियों से, दोस्तों से, स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें लाता, रात में दिए की हल्की रोशनी में आंखें मिचमिचाते हुए पढ़ता। कभी कभी मिट्टी का तेल इतना कम होता कि माँ दिया बुझा देती और वह चुपचाप आंगन में निकल जाता, आसमान के नीचे बैठकर रटता, परीक्षा पास करनी है, आगे बढ़ना है। उसी समय उसकी जिंदगी में पहली बार प्रतिद्वंद्वी शब्द ने सचमुच आकार लिया। स्कूल में एक और लड़का था, नीलमॉय, जिसे सब नील कहते। तेज बुद्धि, धनी परिवार, सबसे महंगे कपड़े और हर साल फर्स्ट। जब भी परिणाम आते टीचर हंसकर कहते, पहला नील, फिर बाकी क्लास। उस दिन नतीजों का कागज हाथ में लेकर बिधान सीढ़ियों पर बैठा था। उसका नाम दूसरे नंबर पर था। टीचर ने तारीफ की थी, घर में मिठाई भी आई थी, पर उसके अंदर कुछ जल रहा था। दूसरे नंबर की मिठास उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। नील उसके पास आकर बोला, आधे मजाक आधे तंज से, तुम भी अच्छा कर रहे हो बिधान, लेकिन फर्स्ट आना आसान नहीं। इसके लिए घर में दिया से ज्यादा गैस लैंप चाहिए। उसने हंसने की कोशिश की, पर यह बात उसे सीधी छाती में लगी। उस रात उसने दिए की लौ को एकटक देखा। भीतर कहीं उसने पहली बार एक वादा किया, वह किसी गैस लैंप से नहीं हारेगा। चाहे कम रोशनी हो, चाहे कम पैसा, दिमाग और जिद अगर तेज हो तो किसी नील से भी आगे निकल सकता है। यही उसकी पहली अदृश्य लड़ाई थी। गरीब घर का लड़का बनाम अमीर, सुविधा संपन्न प्रतिद्वंद्वी। स्कूल के दिन गुजरते गए। ब्रिटिश राज की शक्तियां बढ़ रही थीं। बंगाल में फूट की राजनीति तेज हो रही थी, लेकिन बिधान के लिए राजनीति अभी सिर्फ अखबार की सुर्खी थी। उसकी दुनिया 2 ही चीजों में सीमित थी, पढ़ाई और आत्मसम्मान। वह कई बार खुद से कहता, जब तक मैं खुद मजबूत नहीं हो जाता, किसी की मदद क्या करूंगा। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान विज्ञान ने उसे जकड़ लिया। शरीर, बीमारियां, इलाज, ये सब उसे आकर्षित करने लगे। उस दौर में डॉक्टर बनना, खासकर भारतीयों के लिए, आसान नहीं था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला, फीस, किताबें, हर कदम पर पैसा, और पैसे की कमी उसके साथ परछाई की तरह चलती। इसी समय एक घटना हुई जिसने उसकी दिशा तय कर दी। मोहल्ले में एक छोटा लड़का, शायद 10-12 साल का, अचानक तेज बुखार से तड़पने लगा। घर वालों के पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर बुलाने में देर हो गई। रात भर रोने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। सुबह पड़ोस के लोगों ने धीमे स्वर में कहा, लड़का चला गया।
विधान ने उस छोटे से शव को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन घर के लोगों का विलाप असहनीय था। वो भीतर तक हिल गया। सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं थे, वह बच नहीं सका। उसका गला सूख गया। उसी शाम वह घर लौटकर चुपचाप बैठा रहा। माँ ने पूछा, क्यों उदास है रे? उसने धीमे से कहा, माँ, मैं डॉक्टर बनूंगा, पर ऐसा डॉक्टर नहीं जो सिर्फ पैसे वालों का इलाज करे। मैं चाहता हूं कि किसी की मौत सिर्फ गरीबी से न हो। अगर मैं किसी एक बच्चे को भी बचा पाया तो शायद भगवान के सामने सिर उठा सकूंगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक किशोर का जिद्दीपन नहीं, एक आदमी का संकल्प दिख रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, तो जा, भगवान तेरा रास्ता खोल देगा। लेकिन याद रख, डॉक्टर होना सिर्फ पेशा नहीं, तपस्या है। अब उसके सामने अगला सवाल था, कहाँ से पढ़ेगा? कौन सा कॉलेज? पटना से आगे बढ़कर उसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की तरफ देखना था, उस समय का प्रतिष्ठित संस्थान। पर वहां पहुंचने से ज्यादा मुश्किल था वहां टिके रहना। नीलमोय की कहानी भी यहीं तक सीमित नहीं थी। वह भी मेडिकल लाइन में जा रहा था और उसने खुले शब्दों में कहा था, हम दोनों एक ही शहर में डॉक्टर बनेंगे। विधान, देखते हैं लोग पहले किसका नाम लेते हैं। ये सुनकर उसके भीतर पुरानी आग फिर भड़क उठी। लेकिन इस बार बात सिर्फ नंबर की नहीं थी, बात थी पहचान की। एक और अमीर घराने का, अंग्रेजी में धारा प्रवाह, फ्रॉक कोट पहनने वाला नील। दूसरी ओर साधारण धोती कुर्ता, जेब में गिने चुने सिक्के लेकर चलने वाला विधान। उसे पता था यह दौड़ लंबी होगी, और यह सिर्फ नील से नहीं, पूरे सिस्टम से लड़ाई होगी। कलकत्ता की पहली झलक ही उसके लिए झटके जैसी थी। ऊंची इमारतें, ट्राम की घंटियां, अंग्रेज अधिकारियों की गाड़ियां और ठेला खींचते, बोझ उठाते हजारों भारतीय। उसने स्टेशन से निकलकर भीड़ को देखा। इन्हीं के लिए, इन्हीं के बीच से निकलकर मुझे कुछ करना है। कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस, हॉस्टल, किताबें, सबके लिए जुगाड़ अलग से करना पड़ता। वह ट्यूशन पढ़ाने लगा। कभी कभी शाम को प्राइवेट क्लास लेकर कुछ रुपए कमा लेता, फिर उसी से अपनी पढ़ाई चलाता। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसकी जेब में पैसे नहीं रहे, पेट खाली रहा, लेकिन रूटीन वहीं। सुबह क्लास, दोपहर में लाइब्रेरी, शाम को ट्यूशन, रात को पढ़ाई। इन्हीं दिनों उसने पहली बार सुना, इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना। किसी सीनियर ने बताया कि जो डॉक्टर लंदन से पढ़कर आते हैं, उनकी अलग ही इज्जत होती है। भारतीय समाज उन्हें गर्व से देखता, अंग्रेज भी उन्हें गंभीरता से लेते। पर ये सुनते ही उसके दिमाग में एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। इंग्लैंड? मैं जो कभी कभी शाम का खाना भी छोड़ देता हूं क्योंकि पैसे कम हैं, इंग्लैंड जाऊंगा? लेकिन ठान लेने की बीमारी उसे बचपन से ही थी। उसने खुद से कहा, अगर जाना है तो जाऊंगा, नहीं पता कैसे, लेकिन कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। नील को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। कॉलेज के प्रांगण में वह एक दिन आया, चेहरे पर वही आत्मविश्वास। सुना तुम भी इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हो? सुन विधान, सपने देखना बुरी बात नहीं, पर जमीन पर भी नजर रख। वहां जाना आसान काम नहीं है, और वापस आकर नाम बनाना उससे भी मुश्किल। एस ने उतना ही कहा, नाम बनाना मुझे तुम्हें हराने के लिए नहीं है नील। मैं उन लोगों के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूं जिन्हें हम आज तक सिर्फ गरीब कहकर छोड़ देते हैं। नील ने कंधे उचकाए। देखते हैं, दौड़ शुरू हो चुकी है। दौड़ वाकई शुरू हो चुकी थी। विधान ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, हर जगह दस्तक दी, हर जगह अपनी आर्थिक हालत और अकादमिक रिकॉर्ड दिखाया। कई जगह से निराशा मिली, कई जगह से चुप्पी, लेकिन एक जगह से जवाब आया। हाँ, उसे एक ऐसी छात्रवृत्ति मिली जिसने उसे इंग्लैंड में पढ़ने की संभावना दी, लेकिन शर्तें सख्त थीं। उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रवेश परीक्षा पास करनी थी और इंग्लैंड पहुंचकर निर्धारित कोर्स को तय वर्ष में खत्म करना था, वरना छात्रवृत्ति वापस ले ली जाती। ये कोई साधारण शर्त नहीं थी। यहाँ पहली बार उसकी जिंदगी में समय सीमा ने आधिकारिक रूप से दस्तक दी। कुछ ऐसा जैसे किसी ने कह दिया हो, तुम्हारे पास इतने ही साल हैं, अगर इस दायरे में खुद को साबित नहीं किया तो सब खत्म। नील ने भी इंग्लैंड के लिए कोशिश की और उसे भी रास्ता मिल गया, लेकिन अंतर ये था कि उसके पिता की तिजोरी मजबूत थी। उसे छात्रवृत्ति की उतनी चिंता नहीं थी। उसके लिए ये दौड़ प्रतिष्ठा की थी, विधान के लिए ये दौड़ अस्तित्व की। लंदन की ठंडी हवा में पहली सांस लेते हुए उसने महसूस किया, मैं सचमुच यहाँ हूँ। लेकिन अगले ही पल हकीकत ने दरवाज़ा खटखटाया। नए देश में रहना, भाषा की बारीकियां, नस्लीय भेदभाव और सबसे ऊपर समय का दबाव।
उसे कम समय में 2 डिग्री हासिल करनी थी, मेडिसिन और सर्जरी। कई लोग कहते थे ये पागलपन है, इसे मत कर, पहले एक पूरी कर फिर दूसरी। लेकिन पागलपन ही शायद उसकी पहचान था। दिन में क्लास, प्रैक्टिकल, रात में पढ़ाई। कई बार 2-2 दिन तक सिर्फ चाय और रोटी पर गुजारा। हॉस्टल के छोटे कमरे में ठंडी दीवारों के बीच वह अपने भीतर गर्मी बचाए रखता। हर बार याद करता अपने घर की मिट्टी, अपनी माँ का चेहरा, उस छोड़े हुए मोहल्ले का वो लड़का जो बुखार से मर गया था। और हाँ, कभी कभी नील की बात भी उसके कानों में गूंज जाती। देखते हैं दौड़ में कौन आगे निकलता है। इंग्लैंड में भी नील उसका साया बना हुआ था। जहां जहां वह जाता, किसी कोने से आवाज आती, सुना, तुम्हारे बैच में एक और इंडियन है, नील। बड़ा तेज है। वह मुस्कुरा देता, अच्छा है, तेज लोगों के बीच रहोगे तो खुद भी तेज रहोगे। पर अंदर अंदर वह जानता था, तुलना से बचना नामुमकिन है। एक बार की बात है, परीक्षा के परिणाम लगे। लंबी कतार, तेज हवा और बोर्ड पर टंगे कागज पर सबकी निगाहें। दिल की धड़कनें इतनी जोर से चल रही थीं कि उसे लगा पास खड़ा अंग्रेज भी सुन लेगा। नतीजा, वह पास था, अच्छे नंबरों के साथ। लेकिन सूची के शीर्ष पर नाम नील का था। फिर वही पुरानी चुभन। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, आज नहीं तो कल। ये सिर्फ एक परीक्षा है। असल परीक्षा तो तब होगी जब मैं अपने लोगों के बीच लौटूंगा और देखूंगा कि मैं उनके लिए क्या कर पाया। लंदन के अस्पतालों में ट्रेनिंग के दौरान उसने यूरोप की आधुनिक चिकित्सा की बारीकियां सीखी। पर साथ ही उसने कुछ और भी देखा। ब्रिटिश डॉक्टरों के बीच भारतीयों के लिए संदेह, कई बार तो खुली अवहेलना। एक बार एक वरिष्ठ डॉक्टर ने व्यंग्य में कहा, इंडियन डॉक्टर, तुम लोग तो बस नुस्खे याद कर लेते हो, असली क्लिनिकल सेंस तो यहाँ विकसित होता है। एंड बाय विधान ने भीतर ही भीतर कसम खाई, मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा कि ये लोग भी मानने पर मजबूर होंगे कि भारतीय किसी से कम नहीं। दिन, महीने, साल गुजरते गए और फिर वह पल आया जो उसके जीवन का बड़ा मोड़ बनने वाला था। उसने न सिर्फ अपना MBBS पूरा किया, बल्कि FRCS, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के लिए चुनौतीपूर्ण परीक्षा भी पास की। ये डिग्री किसी हथियार से कम न थी। ये वह मोहर थी जो ब्रिटिश सिस्टम भी आसानी से नकार नहीं सकता था। नील भी अपनी डिग्री लेकर निकल चुका था। एक शाम दोनों लंदन की एक सड़क पर अचानक टकरा गए। चाय की दुकान के कोने वाली मेज पर बैठकर नील ने पूछा, अब क्या सोचा है? यहीं रहोगे? यहाँ के अस्पताल, यहाँ की सुविधाएं, खूब पैसा, खूब नाम। विधान ने चुपचाप अपनी चाय की प्याली में उठती भाप को देखा, फिर धीमे धीमे बोला, नहीं, मैं वापस जाऊंगा। मेरे लोग वही हैं जिनके बीच मैंने बड़े होने का सपना देखा था, जिनके बीच मौत और बीमारी रोज का हिस्सा है। अगर मैं यहीं रह गया तो मैं खुद की नजरों में ही हार जाऊंगा। दर आर देन स्टा, नील ने हंसते हुए कहा, तुम आदर्शवादी हो विधान, लेकिन दुनिया आदर्शों से नहीं, ताकत और पैसे से चलती है। और हाँ, राजनीति से। अगर सच में कुछ बदलना है तो एक दिन तुम्हें राजनीति में उतरना पड़ेगा और वहीं असली लड़ाई होगी। वहां तुम्हारे सामने सिर्फ मैं नहीं, पूरे पूरे गुट खड़े होंगे। ये बात उसके दिल में धंस गई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं कभी राजनीति में जाऊंगा? उस समय जवाब धुंधला था, पर बीज पड़ चुका था। इंग्लैंड से लौटते समय जहाज की डेक पर खड़े होकर उसने आखिरी बार लंदन की दिशा में देखा। उसके हाथ में डिग्रियां थीं, दिमाग में ज्ञान, दिल में आग। पर साथ साथ एक अदृश्य घड़ी भी चल रही थी। उसे पता था, भारत में हालात बदल रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा है। अगर उसे अपना हिस्सा निभाना है तो अब समय खोने का सवाल ही नहीं। कलकत्ता लौटते ही उसका सामना एक और कठोर हकीकत से हुआ। यहाँ उसे कोई तैयार मंच नहीं मिला। उसे अपने दम पर पहचान बनानी थी। शुरुआत में उसने सरकारी अस्पतालों में काम पकड़ने की कोशिश की। कई जगह उसके विदेशी डिग्री को देखकर लोग प्रभावित हुए, कई जगह उसकी भारतीय पहचान को देखकर उपेक्षा भी मिली। पर धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर में उसकी सूझबूझ, क्लिनिक में उसकी शांत आवाज, मरीजों के साथ उसका व्यवहार, सबने मिलकर एक नाम बनाना शुरू किया, डॉ. विधान चंद्र राय। वह उन कुछ डॉक्टरों में से एक था जो पैसे न होने पर भी मरीज का इलाज करते थे। कई बार तो फीस लेने से आउटराइट मना कर देता। एक बार एक गरीब मजदूर जिसकी जेब में सिर्फ 2 पैसे थे, डरते डरते उसके पास आया। ऑपरेशन के बाद उसने पैसे आगे बढ़ाए। विधान ने मुस्कुराकर कहा, ये रख लो, तुम्हें अभी दवा खरीदनी है। मेरी फीस तुम किसी और गरीब आदमी की मदद करके चुका देना। उस दिन नर्सों ने कहा, सर,
अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप खुद कैसे चलेंगे? एंड वह बस इतना बोला, डॉक्टर का पेट मरीज के पेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा। कॉलेज के दिनों का उसका प्रतिद्वंद्वी नील भी अब एक स्थापित डॉक्टर था, पर दोनों की राहें अलग थीं। नील बड़े अमीरों, अधिकारियों, अंग्रेज अफसरों का इलाज करता, मोटी फीस लेता, ऊंचे दरवाजों वाले घरों में जाता। विधान के क्लिनिक के बाहर लाइन में रिक्शा वाले, मजदूर, छोटे दुकानदार, छात्र खड़े रहते। शहर में एक अजीब तुलना चलने लगी। नील पैसे वालों का डॉक्टर है, विधान गरीबों का। यह तुलना उसे चुभती भी थी, क्योंकि वह जानता था कि इलाज किसी वर्ग के लिए नहीं, इंसान के लिए होना चाहिए। पर अभी उसके पास इतना समय नहीं था कि वह समाज की ये परिभाषाएं बदल सके। उसे तो एक और मोर्चे पर बुलावा मिलने वाला था, राजनीति का। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से उभर रहा था। गांधी, नेहरू, बोस ये नाम अखबारों से निकलकर गलियों में चर्चा बनने लगे थे। कलकत्ता की सड़कों पर रैलियां, सभाएं, धरने सब चल रहे थे। कई बार वह अस्पताल से निकलकर देखता कि सामने ही अंग्रेज पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, युवा भाग रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि लाठीचार्ज में घायल हुए कुछ युवकों को सीधे उसी अस्पताल में लाया गया जहां वह काम कर रहा था। खून से लथपथ शरीर, टूटी हड्डियां, फटी खाल। वह ऑपरेशन थिएटर में खड़ा था। उसके हाथों में ग्लव्स थे, पर उसके भीतर कुछ और टूट रहा था। एक युवक की नब्ज कमजोर होती जा रही थी। उसने उसके कान के पास जाकर धीरे से पूछा, तुम सड़कों पर क्यों थे? लड़का लगभग बेहोशी में बुदबुदाया, सर, देश आजाद होना चाहिए ना, हम इसलिए निकले थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। रेपले, तुम्हें जिंदा रहना है ताकि आजाद देश देख सको। इस दिन उसने पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया, चिकित्सा और राजनीति को अलग अलग रखना आसान नहीं। अगर सड़कों पर खून बहेगा तो क्लिनिक हमेशा भरेंगे। अगर नीतियां बेरहम होंगी तो अस्पतालों की भीड़ कभी कम नहीं होगी। वह जितने मरीजों का इलाज कर रहा था, मन में उतनी बार यह सवाल उदित हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं केवल घाव बांध रहा हूं, जबकि घाव देने वाली व्यवस्था को कोई छू ही नहीं रहा। इसी उधेड़बुन के दौरान एक शाम जब वह एक सम्मेलन में गया, उसकी मुलाकात कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं से हुई। वहां एक व्यक्ति विशेष था, शांत चेहरा, पर शब्दों में आग। उन्होंने विधान को ध्यान से सुना और कहा, आप जैसे डॉक्टर अगर राजनीति में न आएंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा की नीतियां कैसे बदलेंगी? सिर्फ भाषणों से अस्पताल नहीं बनते, न ही बच्चों को स्कूल मिलते हैं। आपको अपने स्टेथोस्कोप के साथ साथ कानून की किताब भी उठानी होगी। विधान ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा काम मरीज का इलाज करना है। जवाब आया, आज आप 100 मरीजों का इलाज कर सकते हैं, पर अगर आप नीति बना पाए तो लाखों लोगों का दर्द कम हो सकता है। आपको फैसला करना होगा, आप सिर्फ कमरे के अंदर के मरीज देखना चाहते हैं या पूरे राज्य को एक बड़ा वार्ड समझकर काम करना चाहते हैं। ये शब्द उसके मन में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। उसी रात घर लौटते समय उसने खुद से कहा, शायद समय आ गया है अपने दायरे को बड़ा करने का, लेकिन जब मैं इस रास्ते पर कदम रखूंगा तो मेरा प्रतिद्वंद्वी भी बदलेगा। नील से आगे निकलने की लड़ाई अब किसी और स्तर पर होगी। सत्ता, विचारधारा और समय के साथ कलकत्ता की सड़कों पर हवा बदल रही थी और उसी हवा के साथ बदल रहा था विधान का जीवन। डॉक्टर बिधान चंद्र राय अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहां अस्पताल की दीवारें राजनीति के गलियारों से मिलने वाली थीं, जहां ऑपरेशन थिएटर से निकलकर विधानसभा के फर्श तक का लंबा सफर शुरू होना था और जहां पुराने प्रतिद्वंद्वी शायद नए रूप में सामने आने वाले थे, बड़े दांव, बड़ी समय सीमाओं और पूरे राज्य के भविष्य के साथ। उस रात ऑपरेशन थिएटर की सफेद रोशनी और राजनीतिक मंच की पीली माइनस की रोशनी उसके दिमाग में टकरा रही थी। मेज पर 2 चीजें रखी थीं, एक तरफ सर्जिकल स्कैल्पेल, दूसरी तरफ कागज का एक पन्ना जिस पर कांपती स्याही में लिखा था, कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय, डॉ. विधान चंद्र राय, आपसे निवेदन है कि आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करें। उत्तर हमें कल सुबह तक चाहिए। बाहर अस्पताल के कॉरिडोर में स्ट्रेचरें दौड़ रही थीं, बम धमाकों से घायल, दंगों में कटे फटे शरीर कराह रहे थे। शहर जल रहा था, ट्रेनें लाशों,
से भरकर आ रही थीं और कांग्रेस दफ्तर में लोग कह रहे थे, अगर अभी किसी ने राज्य की बागडोर नहीं पकड़ी तो बंगाल हाथ से निकल जाएगा। और दूसरी तरफ उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी नील, जो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं रहा था, वह एक लोकप्रिय आक्रामक नेता बन चुका था, जो हर सभा में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता, डॉक्टरों को अस्पतालों में रहने दो, राजनीति देशभक्तों पर छोड़ दो। नील की पार्टी ने साफ घोषणा कर दी थी, अगर बिधान चंद्र राय मुख्यमंत्री बने तो हम उन्हें 1 साल से ज्यादा टिकने नहीं देंगे। उसका इस सामने घड़ी टिक टिक कर रही थी, सिर्फ कुछ घंटे, एक फैसला जो तय करेगा कि वह डॉक्टर बना रहेगा या एक पूरे राज्य का चिकित्सक बन जाएगा। कि ऑपरेशन टेबल उसकी सीमा रहेगी या विधानसभा का फर्श उसका नया वार्ड बनेगा। लेकिन इस रात तक पहुंचने के लिए उसने जो साल, जो घाव, जो लड़ाइयां झेली थीं, वे सब किसी लंबी सर्जरी की तरह थीं। परत दर परत, दर्द दर दर्द। कलकत्ता की हवा बदल रही थी और उसी हवा में उसने अपना पहला कदम राजनीति की ओर रखा। शुरुआत बहुत छोटी सी थी, लगभग अदृश्य। एक स्थानीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में उसे सिर्फ डॉक्टर साहब के तौर पर बुलाया गया था, भाषण देने के लिए नहीं, बस इसीलिए कि अगर किसी कार्यकर्ता को चोट लगे, चक्कर आए या पुलिस चरमरा दे तो संभ आलने वाला कोई हो। बैठक एक पुराने जर्जर हॉल में हो रही थी। छत से पंखा ढुलमुल ढंग से घूम रहा था, दीवारों पर गांधी और नेहरू के पीले पड़ चुके पोस्टर चिपके थे। मंच पर खड़े नेता जोश में स्वराज, त्याग, संघर्ष की बातें कर रहे थे। विधान पीछे की कतार में बैठा था, स्टेथोस्कोप उसकी जेब में था, लेकिन दिमाग में सवाल, मैं यहाँ सिर्फ पट्टियां बांधने आया हूँ या घाव बनने से रोकने भी। तभी मंच से एक आवाज आई, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं जो शरीर की बीमारी का इलाज तो करते ही हैं, पर मन की बीमारी आशा का भी इलाज कर सकते हैं। बिधान चंद्र राय, आप भी 2 शब्द बोले। वह चौंक गया, उसे मंच पर बुलाया जा रहा था। उसने धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ीं। सामने बैठे लोगों के चेहरे अलग अलग थे, मजदूर, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग और कुछ महिलाएं जो पर्दे के पीछे से झांक रही थीं। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या वाकई कुछ बदलेगा? उसने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड चुप्पी साध ली, फिर बोला, मैं नेता नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक मरीज की रिपोर्ट साझा करना चाहता हूं। इस मरीज का नाम है हमारा समाज। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई सालों से मैं अस्पताल में देखता रहा हूं, गरीब मरीज देर से आते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। वे संक्रमण से मरते हैं, कुपोषण से मरते हैं, लापरवाही से मरते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे बीमारी से नहीं, व्यवस्था से मरते हैं। अगर नल में साफ पानी नहीं है, अगर बस्ती में शौचालय नहीं है, अगर बच्चों को टीका नहीं लगता, तो एक डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, वह रोज सिर्फ मरहम लगाएगा, बीमारी की जड़ नहीं काट पाएगा। यह जड़ क्या है? वह राजनीति है, वह नीतियां हैं जो आपकी झुग्गी, आपकी गली, आपके स्कूल, आपके अस्पताल का भविष्य तय करती हैं। अगर हम उस जड़ को नहीं छुए गे तो हम सब मिलकर भी इस मरीज को नहीं बचा पाएंगे। उसके शब्दों में चिकित्सा की शांत दृढ़ता थी, भाषणबाजी का शोर नहीं, लेकिन यही बात लोगों के दिल तक जा रही थी। जब वह मंच से उतरा तो कई कार्यकर्ता उसके पास आए। एक ने कहा, डॉक्टर बाबू, आपको राजनीति में आना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ चिल्लाएं नहीं, बल्कि योजना बना सकें। वह मुस्कुराया, मैंने तो बस अपनी चिंता साझा की है। पीछ ए से आवाज आई, एक जानी पहचानी, हल्की व्यंग्य भरी आवाज। चिंता से ज्यादा ये तो घोषणा लग रही थी। विधान। उसने मुड़कर देखा, नील खड़। हाँ था, वही नील, वही चमकदार कोट पतलून, वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। बस अब जेब में सिर्फ स्टेथोस्कोप नहीं, एक पार्टी का बैज भी चिपका था। तुम? विधान चौंका। नील ने हाथ मिलाया, बिल्कुल मैं। सुना था तुम अब भाषण भी देने लगे हो। सोचा अपनी पुरानी दौड़ का नया ट्रैक भी देख ही लूं। तुम किस पार्टी के साथ हो? जितने नील ने गर्व से कहा, हम एक ऐसे नए राजनीतिक समूह के साथ हैं जो मानता है कि अंग्रेजों से टकराने से पहले हमें अपने घर को मजबूत करना,
आ होगा। सीधी बात, हम इतने नासमझ नहीं कि हर बात पर जेल चले जाए। जहां लाभ हो वहां समझौता भी एक कला है। उसे जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। तो तुम अंग्रेजों के साथ खड़े हो? नील ने कंधे उचकाए। मैं प्रगति के साथ खड़ा हूं, विधान। और हां, हमारी पार्टी तुम्हें भी चाहती थी, लेकिन सुना तुम पूरा समय अस्पताल को देना चाहते हो। खैर, दौड़ जारी रहेगी अब संसद और विधानसभा में। उस रात विधान देर तक सो न सका। दीवार पर टंगी घड़ी के हर टिक टिक के साथ उसके दिमाग में वही जुमला घूमता रहा, दौड़ जारी रहेगी। संसद और विधानसभा में कुछ हफ्तों बाद निर्णय सामने था। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। डॉक्टर बाबू, हम चाहते हैं आप चुनाव लड़ें, विधानसभा में हमारी आवाज बने। उसने विरोध किया। मुझे राजनीति का क्या अनुभव, मैं तो एक साधारण डॉक्टर हूं, एक बूढ़ा कार्यकर्ता बोला, जो रोज मौत को आंखों में देखता है, जो थके बिना रात रात भर ओटी में खड़ा रहत है। उसे जनता का दर्द समझने के लिए राजनीतिक अनुभव नहीं, बस जमीर की जरूरत होती है, और वो आपके पास है। इसी बीच खबर आई, उसी सीट से नील की पार्टी ने नील मोय का नाम घोषित कर दिया है। अब यह केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं रही, ये फिर से वही पुरानी लड़ाई थी, नील बना एम विधान। लेकिन इस बार दांव सिर्फ पहला या दूसरा स्थान नहीं था, दांव था कि विधानसभा में लोगों की आवाज कौन बनेगा। कांग्रेस दफ्तर में बैठकों का दौर शुरू हुआ, रणनीति बन रही थी, भाषणों के मसौदे तैयार हो रहे थे, पर्चे छप रहे थे। लेकिन इस हंगामे के बीच विधान के सामने सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी, समय। दिन में अस्पताल, रात में चुनाव प्रचार, शरीर टूटने लगा। कई बार ऐसा होता कि वह रात को किसी गांव में सभा कर रहा हो और अचानक किसी कार्यकर्ता के कान में खबर फुसफुसाई जाए, डॉक्टर बाबू को तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचा दो, एक बड़ा केस है, उनकी जरूरत है। वह जीप में बैठकर अंधेरी सड़कों पर दौड़ता हुआ शहर लौटता, सीधे ओटी में घुसता, खूनी कपड़े पहनकर ऑपरेशन शुरू कर देता। कई बार तो ऐसा हुआ कि उंगलियों से खून की धार टपकती रही और वह मन ही मन गिनता, ये आदमी बच गया तो कल उसकी बस्ती में जाकर समझाऊंगा कि वोट सिर्फ नाम पर नहीं, काम पर देना। फिर सुबह होते होते बिना सही नींद के वह फिर किसी कस्बे में जनता के सामने खड़ा होता, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन आवाज में ऐसी आग। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ पैसे देखकर न देखें, तो राजनीति में ऐसे लोगों को भेजिए जो आपके साथ खड़े रहे हैं, न कि सिर्फ चुनाव के समय। मैं यहाँ वोट मांगने नहीं, जवाबदेही मांगने आया हूँ। नील भी मैदान में था, उसकी गाड़ियों का काफिला लंबा था, पोस्टर महंगे, भाषण चमकदार। वह मंच से कहता, राज्य की तकदीर डॉक्टरों के हाथ में नहीं, नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। विधान अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति कोई ओपीडी नहीं, यह एक अखाड़ा है, और अखाड़े में उतरने से पहले आपको खेल के नियम सीखने पड़ते हैं। लोग तुलना करते, एक तरफ सादगी से चलने वाला डॉक्टर जो कभी मतदाताओं के घरों में बैठकर उनका ब्लड प्रेशर नाप लेता, दूसरी तरफ चमचमाती गाड़ियों में आने वाला नील जो मजबूत भाषण देता, अपने संपर्कों का दम दिखाता। चुनाव नजदीक आ रहा था और उसके साथ समय की दौड़ भी तेज हो रही थी। मतदान की रात जब मतपेटियां सील की जा रही थीं, विधान अस्पताल के वार्ड में था। एक छोटा सा बच्चा चेचक से जूझ रहा था, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। माँ रो रो कर कह रही थी, डॉक्टर बाबू, इसे बचा लीजिए, आपकी इतनी दवा खा ली, पर हालत देखिए। विधान ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा, मरीज की फाइल देखी, दवाओं की डोज बदली, नर्स से कहा, हर 2 घंटे बाद देखना, अगर सांस उखड़ने लगे तो मुझे तुरंत बुलाना, चाहे मैं कहीं भी हूं। नर्स ने चौंक कर पूछा, कल तो काउंटिंग है, आप तो पोलिंग स्टेशन पर होंगे ना? वह कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, अगर इस बच्चे की सांस अटक रही होगी तो मैं उसके पास रहूंगा। वोटों की गिनती मेरे बिना भी हो जाएगी, पर इस बच्चे की जिंदगी की गिनती सिर्फ मेरे हाथ में है। सुबह जब मतगणना शुरू हुई, उसके समर्थक घबराहट में इधर उधर घूम रहे थे। कांग्रेस दफ्तर में चिंतित चेहरों का हुजूम था। रेडियो सेट के सामने लोग झुके हुए थे। पहला राउंड नील आगे, दूसरा राउंड नील आगे थी। सरे राउंड में फासला कम हुआ, लेकिन फिर चौथे में नील ने बढ़त बढ़ा ली। दफ्तर में बैठा एक युवा कार्यकर्ता बोल पड़ा, सब खत्म हो गया,
डॉक्टर बाबू तो आए भी नहीं। लोग यही कहेंगे कि जिन्हें अपने वोटों की परवाह नहीं, वे हमारी आवाज क्या उठाएंगे। सोरा स्लान स्टे। उसी समय दरवाजा खुला। थके कदमों से, आंखों में जागी रात की लालिमा लिए विधान अंदर आया। उसके हाथ में मरीज की फाइल थी, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, आउट ऑफ डेंजर। बच्चा बच गया। एंड किसी ने पूछा। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, फिलहाल तो लड़ाई जीत ली है। अब देखता हूं दूसरी लड़ाई का क्या हाल है। काउंटिंग हॉल में उसका और नील का सामना हुआ। नील ने हाथ मिलाते हुए कहा, काउंटिंग में देर से पहुंचे हो। विधान, राजनीति में जो देर से पहुंचता है वह पीछे रह जाता है। विधान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जहां ज्यादा जरूरी था पहले वहां गया। अगर जनता समझेगी कि यह गलती थी तो फैसला भी जनता का है। रिजल्ट का आखिरी राउंड शुरू हुआ। फासला अब बहुत कम रह गया था। हर नए बंडल के खुलने पर कभी नील के समर्थक चिल्लाते, कभी कांग्रेस वाले, और फिर एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिसने बरसों की दौड़ का रुख बदल दिया। आखिरी बूथ की गिनती में कांग्रेस को भारी बढ़त मिली। घोषणा हुई, डॉ विधान चंद्र राय विजयी। नील की आंखों में पहली बार वह भाव आया जो उसने कभी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बोर्ड पर महसूस किया था, दूसरे नंबर का दर्द। वह चुपचाप बाहर निकल गया। इस जीत के बाद भी सब आसान नहीं था। विधानसभा के गलियारों में प्रवेश करते ही विधान ने महसूस किया कि यहाँ की बीमारी शरीर की बीमारी से कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ स्वार्थ, गुटबाजी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सब एक साथ तैरती थीं। कई पुराने नेता उसे शक की नजर से देखते। डॉक्टर साहब, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन राजनीति में अच्छा होना काफी नहीं। यहाँ समझौते भी पड़ते हैं, सौदे भी। वह मुस्कुरा देता, मैं ऑपरेशन टेबल पर समझौता नहीं कर पाता। यहाँ सीखने की कोशिश करूंगा, पर एक सीमा के बाद नहीं। धीरे धीरे वर्षों के साथ उसका काम बोलने लगा। वह विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर नियोजन पर ऐसे सवाल उठाता जैसे कोई सर्जन पेट का चीरा लगाते समय नाजुक नसों का ध्यान रखता है। वह आंकड़े, रिपोर्ट, जमीनी हकीकत सब सामने रखता। इसी दौरान उसने एक और कठिन भूमिका निभानी शुरू की, राष्ट्र के बड़े नेताओं का निजी चिकित्सक बनना। वह महात्मा गांधी के पास जाता, उनके लिए दवाइयां लिखता, उन्हें आराम करने की सलाह देता। कई बार गांधी मुस्कुराकर कहते, डॉक्टर, आप चाहते हैं मैं कम काम करूं, लेकिन मेरा समय भी तो सीमित है। वह गंभीर हो कर जवाब देता, बापू, शरीर एक वाहन है, अगर यही टूट गया तो आपका संदेश किसके सहारे चलेगा। जवाहरलाल नेहरू का भी वह विश्वासपात्र डॉक्टर बन गया। देर रात तक चलने वाली बैठकों, लंबे दौरों, थकान भरी यात्राओं के बीच वह नेहरू का ब्लड प्रेशर नापता, थकान की शिकायत पर डांटता। देश को आज़ादी दिलाने की जल्दी आपको जितनी है, शरीर को आराम देने की जिम्मेदारी मेरी है। एक तरफ वह राष्ट्रीय नेताओं का भरोसेमंद चिकित्सक था, दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति में धीरे धीरे एक गंभीर, संयत लेकिन तेज दिमाग गान वाला नेता बनकर उभर रहा था। और इसी समय उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी नील ने राजनीति में एक और छलांग लगा दी। उसने एक अलग क्षेत्रीय समूह खड़ा किया, जो हर मंच से यह कहता, कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में बैठकर बंगाल को भुला दिया है, हमें अपने राज्य के लिए अपना नेता चाहिए, दिल्ली का नहीं। नील के भाषणों में अब एक नई धार आ गई थी। वह सीधे सीधे विधान का नाम लेकर कहता, डॉ विधान चंद्र राय अच्छे डॉक्टर हैं, पर दिल्ली के नेताओं के बहुत नजदीक हैं। कल अगर वे मुख्यमंत्री बने तो क्या वे बंगाल के लिए लड़ेंगे या सिर्फ आदेश मानेंगे। यह सवाल सिर्फ जनता के बीच नहीं, कांग्रेस के भीतर भी हल्की सरगोशी बन गया। फिर देश ने वह दिन देखा जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। 15 अगस्त 1947 आधी रात को जब संसद भवन में तिरंगा लहराया, नेहरू का भाषण गूंजा, पटाखों की आवाज आसमान में घुल गई, तो विधान कलकत्ता ताकि एक बालकनी पर खड़ा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक कसक भी। आजादी की कीमत बहुत भारी थी। बंगाल विभाजन की आग में झुलस रहा था। ट्रेनें लहूलुहान होकर सीमाओं से गुजर रही थीं। शरणार्थी शिविरों में भूख, बीमारी और निराशा का समंदर था। शहर की गलियों में दंगों की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। इन्हीं दिनों
एक रात उसे दिल्ली से संदेश मिला, कृपया तुरंत दिल्ली आइए, अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है। वह रातों रात ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। राजधानी के गलियारों में थकान, तनाव और अनिश्चितता की गंध घुली हुई थी। नेहरू, पटेल और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता एक कमरे में बैठे थे। मेज पर नक्शे फैले हुए थे, भारत का, बंगाल का, कलकत्ता का। नेहरू ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, विधान, स्थिति तुम्हें पता है, पश्चिम बंगाल एक नाजुक मोड़ पर है। शरणार्थियों का बोझ, टूटी अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव, सब कुछ विस्फोटक है। हमें वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो डॉक्टर की तरह धैर्य से, लेकिन सर्जन की तरह सटीकता से काम कर सके। कांग्रेस की राज्य इकाई ने तुम्हारा नाम सुझाया है। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। विधान ने धीमी आवाज में पूछा, और विकल्प? पटेल ने खड़े स्वर में कहा, विकल्प है अराजकता, या वे नेता जो सिर्फ भाषण दे सकते हैं, योजनाएं नहीं। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी जैसे लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन राज्य की नसों का नक्शा नहीं जानते। नेहरू ने नरम लहजे में जोड़ा, हम तुम पर एक डॉक्टर की तरह भरोसा करते हैं कि तुम दर्द नहीं छिपाओगे, सीधा घाव देखोगे और नींद हराम होने के बावजूद ऑपरेशन पूरा करोगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो? उसने सहजता से नहीं कहा, हाँ। उसके सामने तुरंत 3 तस्वीरें उभर आईं, अस्पताल की, जहां रोज उसकी जरूरत थी, विधानसभा की, जहां वह अभी तक एक विधायक के तौर पर अपनी आवाज उठा रहा था, और तीसरी, बंगाल की झुग्गियों, शिविरों, जले हुए मकानों की, जहां लोग हाहाकार कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए पद नहीं, एक ऑपरेशन होगा, उसने सोचा, और ये ऑपरेशन पूरे राज्य पर होगा, जिसमें गलती की गुंजाइश कम है, और समय भी। नेहरू ने मानो उसका मन पढ़ लिया। हम तुम्हें सोचने का समय दे रहे हैं, उन्होंने कहा, पर ज्यादा नहीं। बंगाल इंतजार नहीं कर सकता। हमें 24 घंटे में जवाब चाहिए। वही 24 घंटे जो सालों पहले उसके जीवन में इंग्लैंड की छात्रवृत्ति की शर्त के तौर पर आए थे। वही 24 घंटे जो चुनाव में उतरे समय उसने खुद पर थोप लिए थे। अब फिर से एक नई शक्ल में उसके सामने थे, देश के प्रधानमंत्री की, आंखों में झलकती आशंका और भरोसे के साथ। दिल्ली से लौटते समय ट्रेन के शीशे से वह बाहर देखता रहा। खेत, नदियां, गांव, छोटे स्टेशन, जहां लोग अपने छोटे छोटे संघर्षों में उलझे थे। अगर मैंने हाँ कहा तो इन सब की जिंदगी पर असर पड़ेगा, अगर ना कहा तो शायद किसी और के हाथों ये राज्य किसी गलत दिशा में चला जाएगा। वह मन ही मन बुदबुदाया। कलकत्ता लौटकर उसने किसी से तुरंत निर्णय साझा नहीं किया। रात के सन्नाटे में वह अपने क्लिनिक के कमरे में बैठा, दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों को देखता रहा। दूर कहीं दंगे में फंसे किसी मोहल्ले की चीखें जैसे हवा में तैरकर उसके कमरे तक आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक युवा कार्यकर्ता था, कपड़े धूल और मिट्टी से सने हुए, आंखों में थकान और पैरों में छालें। डॉक्टर बाबू, आज शिविर में 3 बच्चे भूख से मर गए। दवा थी पर खाना नहीं था। माँ बाप रोते रहे, हम बस देखते रहे। पुलिस वाले कहते हैं यह प्रशासन का काम है। प्रशासन कहता है सरकार फैसला करेगी। सरकार कहाँ है डॉक्टर बाबू? यह सवाल किसी चाकू की तरह उसके सीने में ढंस गया। उसने उस युवक के कंधे पर हाथ रखा। अगर सरकार वहां नहीं पहुंची तो हमें उसे वहां तक ले जाना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अस्पताल की 4 दीवारों से बाहर निकलकर पूरे राज्य के लिए वार्ड बनाए जाने की लड़ाई लड़ूं। उस रात जब घड़ी की सुइयां अंतिम घंटे गिन रही थीं, उसने अपना निर्णय लिखा। मैं बिधान चंद्र राय, पश्चिम बंगाल की जनता का सेवक बनकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि मुझे स्वतंत्र हाथ दिए जाए, ताकि मैं राजनीति नहीं, पुनर्निर्माण कर सकूं। जवाब दिल्ली पहुंच गया। कुछ ही हफ्तों बाद राजभवन के सजे हुए हाल में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। सामने चमकते झूमर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, बीच में रखी संविधान की प्रति और राष्ट्रीय नेताओं की निगाहें। शपथ लेने के लिए जब उसका नाम पुकारा गया,
डॉ बिधान चंद्र राय, तो वह आगे बढ़ा उसी सादगी के साथ जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता था। उसने हाथ उठाकर शपथ ली, मैं निष्ठा और ईमानदारी से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। भीड़ में पीछे की कतार में एक चेहरा था जो सबके बीच भी अलग दिखाई देता था, नीलमोय। उसके चेहरे पर न तो खुले विरोध का भाव था, न हार की स्वीकारोक्ति, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान जो मानो कह रही थी, दौड़ अभी खत्म नहीं हुई बिधान, अब तो यह बस शुरू हुई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना एक बात है, उसे संभाल कर रखना दूसरी। उसी पल बिधान ने समझ ली, या अब जो लड़ाई शुरू हो रही है उसमें प्रतिद्वंद्वी सिर्फ नील नहीं होगा, प्रतिद्वंद्वी होंगे दंगे, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रशासन की सुस्ती और सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समय। क्योंकि उसे पता था इतिहास किसी मुख्यमंत्री को उसके शपथ लेने के क्षण से नहीं, बल्कि उस क्षण से याद रखता है जब उसकी नीतियां लोगों की जिंदगी बदलना शुरू करती हैं। और उसके सामने घड़ी फिर टिक टिक कर रही थी, 5 साल की संवैधानिक अवधि, लाखों बेघर लोग, टूटती अर्थव्यवस्था, सीमित संसाधन और एक सवाल, क्या एक डॉक्टर पूरे राज्य का इलाज कर पाएगा इससे पहले एक ही घड़ी की सुइयां फिर से उसके खिलाफ हो जाएं? वही हाथ जो कल तक ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज की फटी हुई छाती के भीतर दिल ढूंढ रहे थे, आज फाइलों के ढेर में पूरे राज्य की नब्ज टट ओल रहे थे। फर्क सिर्फ औजारों का था, वहां स्टील का स्कैल्पेल, यहां स्याही भरा पेन, वहां चंद घंटे में जीवन या मृत्यु का फैसला, यहां 5 साल की संवैधानिक अवधि में करोड़ों जिंदगियों की दिशा तय करनी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही बिधान चंद्र राय ने पहली फाइल खोली, शरणार्थी पुनर्वास, आपात स्थिति। कागज पर सूखे शब्द थे, पर हर शब्द के पीछे हजारों कराहें, टूटे घर, लुटी इज्जत और बुखा, डर से तपते शरीर छिपे थे। उन्होंने धीरे से कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा। कलकत्ता की सड़कें शाम की धूप में डूबी थीं, लेकिन उनके दिमाग में शहर किसी आईसीयू के वार्ड की तरह दिख रहा था। हर तरफ बिस्तर, हर बिस्तर पर एक मरीज, और दीवार पर लगी घड़ी तेजी से दौड़ती सुइयों के साथ जैसे चिल्ला रही थी, समय बहुत कम है डॉक्टर साहब। उन्होंने सचिवों की ओर मुड़कर कहा, कागजों पर कम, जमीन पर जा दा काम होगा। कल सुबह सबसे पहले हम शरणार्थी कैंपों में चलेंगे। मैं खुद देखना चाहता हूं कि इस मरीज की हालत कितनी नाजुक है। एक वरिष्ठ ठे अफसर ने हल्की घबराहट के साथ कहा, सर, सुरक्षा की और प्रोटोकॉल। बिधान की आंखों में वही ठंडा दृढ़ निश्चय चमक उठा जो किसी जटिल ऑपरेशन से पहले आता था। आईसीयू में डॉक्टर प्रोटोकॉल नहीं देखता, सिर्फ मरीज देखता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राज्य अभी आईसीयू में है। अगर आप मेरी गति के साथ नहीं चल सकते तो मुझे ऐसे अफसर चाहिए होंगे जो चल सकें। अगली सुबह जब अधिकांश मंत्री अभी अपनी रस्सियों पर बैठ भी नहीं पाए थे, मुख्यमंत्री खुले ट्रक में बैठकर शहर के बाहर बने शरणार्थी शिविरों की ओर जा रहे थे। रास्ते में कीचड़, बदबू, टूटे हुए तिरपाल, कतारों में खड़े दुबले पतले लोग, यह सब किसी बुखार से तपते, घावों से भरे शरीर की सजीव तस्वीर थी। एक टेंट के अंदर एक बूढ़ा आदमी मिट्टी पर बैठा था, हाथ में एक टूटा हुआ ताला पकड़े। बिधान ने उसके पास घुटनों के बल बैठकर पूछा, यह? बूढ़े ने सूखी आवाज में कहा, घर का ताला था बाबू। घर गया तो सिर्फ दरवाजे की जगह काली राख थी। ताला जेब में था, घर हवा में उड़ गया। उस ताले की ठंडी धातु, बूढ़े की कांपती उंगलियां और हवा में तैरती बदबू, बिधान के लिए यह किसी मेडिकल रिपोर्ट से ज्यादा ताकतवर निदान था। वह उठे, अधिकारियों को इकट्ठा किया और एक एक शब्द तौलकर बोले, आज से इन शिविरों को दया का केंद्र नहीं, पुनर्निर्माण का प्रयोगशाला समझिए। साफ पानी, अस्थायी अस्पताल, बच्चों के लिए टीकाकरण, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब अगर और लेकिन के साथ नहीं, तय समय सी माँ के साथ होंगे। हर काम की डेडलाइन होगी, जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती है। समझे आप? उन्हीं दिनों शहर के किसी और हिस्से में भीड़ से भरे चौराहे पर नीलमोय ऊंचे मंच पर खड़ा था। माइक पर उसकी आवाज गूंज रही थी, दिल्ली के दरबार ने हमें एक डॉक्टर दिया है, मुख्यमंत्री नहीं। जो आदमी अस्पताल से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, उसे अब पूरे राज्य को लेकर प्रयोग करना है। क्या बंगाल कोई प्रयोगशाला है?
भीड़ से कुछ नारे उछले, दिल्ली के दलालों को वापस भेजो, बंगाल का नेता बंगाल की धरती से, एंडान। नील ने हाथ उठाकर शोर थमवाया। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर यह सरकार 1 साल में बंगाल की हालत नहीं सुधार पाती तो हम हर गली में, हर फैक्ट्री में, हर गांव में ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि यह सत्ता की कुर्सी इनके लिए कांटों का बिस्तर बन जाएगी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो कभी मेडिकल कॉलेज की सीढ़ियों पर हुआ करता था। बस अब स्टेथोस्कोप की जगह राजनीतिक घोषणाएं थीं और रोगी की जगह जनता। विधान को नील के भाषणों की रिपोर्ट रोज मिलती। अफसर हल्की चिंता के साथ पूछते, सर, क्या हमें जवाब में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए? वह कागजों से नजर उठाकर सिर्फ इतना कहते, अभी नहीं, अभी मेरा जवाब फाइलों में नहीं, निर्माण में होगा। अगर मरीज ठीक होने लगेगा तो शोर अपने आप कम हो जाएगा, अगर मरीज बिगड़ा तो लोग सही होंगे। नील नहीं, लेकिन समय दया करने वाला नहीं था। पहला बड़ा संकट आया, बरस। आठ निकट थी और शरणार्थी शिविरों में चेचक, हैजा और टाइफॉइड के शुरुआती मामले दिखने लगे थे। एक मेडिकल रिपोर्ट उनकी मेज पर आई जिसमें चेतावनी थी, अगर अगले 6 हफ्तों में टीकाकरण और साफ पानी की व्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ी तो शहर महामारी की चपेट में आ सकता है। 6 हफ्ते, सिर्फ 42 दिन। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, फिर अपने मंत्रिमंडल की ओर। हमारे पास 6 हफ्ते नहीं हैं, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। हमारे पास 6 हफ्ते और हर दिन के 24 घंटे हैं। इसका मतलब है 24 गुणा 42 यानी 1008 घंटे। इनमें से हर घंटे का हिसाब आपको देना होगा। हम रात में भी टीके लगाएंगे, स्कूलों को अस्थायी डिस्पेंसरी बनाएंगे, ट्रेनों को मोबाइल क्लिनिक की तरह चलाएंगे। जो आदमी इस गति के लिए तैयार नहीं, वह अब भी बता दे, मैं उसे आराम दे दूंगा, स्थायी वाला। ऑपरेशन थिएटर की भाषा अब सचिवालय के कॉरिडोर में गूंज रही थी। कुछ ही दिनों में कलकत्ता और आसपास के इलाकों में एक अनोखा दृश्य दिखने लगा। पुराने स्कूल भवनों पर लाल रंग से लिखा था, रात भर टीकाकरण चल रहा है। सरकारी ट्रक पानी की टंकियां खींचते हुए उन बस्तियों में जा रहे थे जहां कल तक सरकारी गाड़ी का नाम सुनकर हड़बड़ी होती थी। स्वयं मुख्यमंत्री रात के 12-1 बजे शिविरों में पहुंच जाते, आस्तीनें चढ़ाकर बच्चों की नब्ज देखते, डॉक्टरों से दवा की डोज पर सवाल जवाब करते। एक बार आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि एक कैंप में पानी की टंकी सूखी पड़ी है। स्थानीय अफसर से पूछा, टंकी खाली क्यों? घबराया अफसर बोला, सर, पाइपलाइन में कुछ दिक्कत, कल सुबह ठीक हो जाएगी। विधान ने बिना आवाज ऊंची के पूछा, आपका नाम? अफसर ने नाम बताया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे आपका इस्तीफा सुबह मेरी मेज पर चाहिए। जो आदमी रात को सो सके जब उसके जिम में के कैंप में एक बूंद पानी न हो, वह मेरे प्रशासन का हिस्सा नहीं रह सकता। यहाँ नींद पहले इस्तीफा देती है, फिर इंसान। अगले दिन यह खबर नील के हाथ भी लगी। उसने इसे अपने भाषण में घुमा दिया। देखिए कैसे एक डॉक्टर तानाशाह बनता जा रहा है। अफसरों से इस तरह इस्तीफा मांगना लोकतंत्र है या ऑपरेशन थिएटर का डांट डपट वाला रवैया? लेकिन उसी शाम एक स्थानीय अखबार की हेडलाइन थी, शिविरों में चेचक का फैलाव रुका, रात भर टीकाकरण का असर। एक छोटे से बॉक्स में यह भी छपा था, कल रात मुख्यमंत्री अचानक एक कैंप में पहुंचे और खराब पाइपलाइन के कारण पानी न होने पर जिम्मेदार अफसर का इस्तीफा मांग लिया। खबर की आखिरी पंक्ति थी, शायद बंगाल को अभी ऐसे कठोर डॉक्टर की जरूरत है। धीरे धीरे महामारी का खतरा टलने लगा। मृत्यु दर नीचे आई। अस्पतालों में खचाखच भरे वार्डों में थोड़ी जगह बनने लगी। लेकिन संकट सिर्फ रोगों का नहीं था, भूख का भी था। देश की आजादी के साथ जमीनी स्तर पर जो आर्थिक बिखराव आया था, उसका सबसे गहरा घाव बंगाल की धरती पर दिख रहा था। खेती चौपट, छोटे उद्योग ठंडे, बंदरगाह असमंजस में। विधान ने अपने सामने बंगाल का नक्शा फैला लिया। उनकी उंगली एक एक शहर पर जाती, आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया के पास का समुद्र, री किनारा, कलकत्ता के उत्तर पूर्व में फैले खाली मैदान। उन्होंने इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, योजनाकारों की टीम बुलाई। एक शरीर तब
तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक उसका रक्त संचार व्यवस्थित न हो, उन्होंने बोर्ड पर कुछ रेखाएं खींचते हुए कहा। इसी तरह राज्य तब तक खड़ हाँ नहीं होगा जब तक काम, उद्योग और सड़कें उसका रक्त संचार नहीं बन जाती। हमें नए शहर चाहिए, नए उद्योग चाहिए, ऐसी सड़कें जो सिर्फ फौज नहीं, किसान और मजदूर की जिंदगी भी बदल दें। किसी ने पूछा, सर इतना बड़ा औद्योगिक विस्तार, हमारे पास पैसों की भी तो सीमा है, और विपक्ष तो पहले ही कह रहा है कि आप दिल्ली का प्लान बंगाल पर थोप रहे हैं। विधान ने नक्शे पर एक खाली हिस्से की ओर इशारा किया जहां एक दिन दुर्गापुर उभरना था। जब मैं ऑपरेशन करता हूं, उन्होंने धीरे धीरे कहा, तो पहले यह नहीं सोचता कि टांकों की लागत कितनी होगी। पहले मैं सोचता हूं अगर यह ऑपरेशन न किया तो मरीज की कीमत क्या होगी। आज अगर हमने साहस नहीं दिखाया तो कल इस राज्य की पूरी पीढ़ी बेरोजगारी और निराशा की सर्जरी टेबल पर पड़ी होगी, और तब हमारे पास एनेस्थीसिया भी नहीं बचेगा। खर्च बाद में देखेंगे, अभी निर्णय लेंगे। दिल्ली के साथ बैठकों का दौर शुरू हुआ। योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रालय, लंबी फाइलें, अंतहीन नोटिंग। कभी कभी उन्हें लगता जैसे वे किसी नए तरह के अस्पताल में आ गए हों, जहां हर दवा पर 10 डॉक्टर बहस करते हों। एक रात देर तक चली बैठक के बाद नेहरू ने उनसे कहा, विधान मैं हमेशा की तरह विज्ञान की भाषा में बात करते हो, पर राजनीति में विज्ञान से ज्यादा धैर्य चाहिए। विधान हंसे, धैर्य मेरे पास है, लिख इन मेरा मरीज बंगाल ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। आपने केंद्र स्तर पर जितना सहयोग दे सकते हैं दीजिए, बाकी मैं अपने संसाधन से करूंगा। इसी बीच नील ने अपना हमला तेज कर दिया। उसने एक नया राजनीतिक मोर्चा बना लिया, बंगाल स्वाभिमान मोर्चा। उसके पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बिहार और पंजाब फैक्ट्रियां ले जाएंगे, बंगाल सिर्फ योजना बनाएगा। एक सभा में वह चिल्लाकर बोला, विधान चंद्र राय बंगाल के शरीर पर ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन स्कैल्पेल दिल्ली के हाथ में है। कल को अगर यही दिल्ली आदेश दे दे कि दुर्गापुर का इस्पात कहीं और जाएगा तो हमारा क्या? भीड़ उग्र नारों में बदलने लगी। नील ने माइक पर झुककर कहा, मैं आपको चेतावनी देता हूं, यह सरकार उद्योग के नाम पर आपकी जमीन और नदी यहां गिरवी रख रही है। अगर हम अभी नहीं जागे तो 5 साल बाद बहुत देर हो जाएगी। कांग्रेस दफ्तर में यह आवाज गूंजती रही। कई युवा कार्यकर्ता घबरा गए। उनमें से एक ने विधान से कहा, सर लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ दिल्ली की योजना लागू कर रहे हैं, बंगाल के लिए अपनी सोच नहीं है। विधान ने उस युवक की आंखों में देखा और पूछा, तुम किस गांव से हो? नदिया जिले का सर। वहां के कितने लड़के रोज कलकत्ता काम की तलाश में निकलते हैं? युवक ने धीमे स्वर में कहा, बहुत, सैकड़ों। अगर 5 साल बाद वही लड़के नदिया के पास किसी नए शहर में नौकरी पा सकें तो तुम्हें या फर्क पड़ेगा कि योजना किस ड्राइंग रूम में बनी थी? युवक कुछ कह नहीं पाया, लेकिन राजनीति सिर्फ तर्क से नहीं चलती, भावनाओं से भी चलती है। कुछ ही समय बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। नील और उसके साथियों ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी। मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, अफसरों को धमकाकर इस्तीफा लेते हैं, फैसले एक तरफा थोपते हैं और बंगाल को दिल्ली का जिला बनाते जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का दिन सचिवालय से ज्यादा अस्पताल के ओटी जैसा था। बाहर गलियारों में मैथमेटिकल जोड़ घटाव हो रहा था। कितने विधायक इधर, कितने उधर, कौन तटस्थ रहेगा, कौन पलट जाएगा? अंदर जब नील ने प्रस्ताव पढ़ा तो उसकी आवाज में पुराने दिनों की वही धार थी, जब वह मेडिकल कॉलेज में किसी जटिल केस पर सवाल उठाता था। स्पीकर महोदय, नील बोला, मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि एक आदमी खुद को डॉक्टर समझकर पूरे राज्य के ऊपर ऑपरेशन करे और बाकी सब सिर्फ नर्स की तरह उपकरण पकड़े रहें? मुख्यमंत्री महोदय हर फाइल पर आखिरी फैसला खुद लेते हैं, अफसरों को रात भर काम करवाते हैं और विरोध की एक आवाज सुनते ही इस्तीफा मांग लेते हैं। ये लोकतंत्र है या अस्पताल का वार्ड? बढ़ते शोर के बीच जब विधान उठे तो पूरा सदन शांत नहीं हुआ, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी जरूर हो गई। मैं अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि हर बड़े ऑपरेशन से पहले जांच जरूरी होती है। क्या सर्जन के हाथ कांप रहे हैं? क्या वह सही मर
ईज पर सही छुरा चला रहा है। उन्होंने एक एक आंकड़ा रखा, कितने शरणार्थी पुनर्वासित हुए, कितने नए स्कूल खुले, कितने अस्पताल बेड बढ़ा गए, कितनी मौतें महामारी से बचीं। लेकिन बीच बीच में वे सिर्फ आंकड़े नहीं, चेहरे याद करते रहे। वह बूढ़ा आदमी जिसका ताला अब सरकारी क्वार्टर की चाबी बन चुका था, वह बच्चा जिसकी जान रात के टीके से बची थी, वह किसान जिसे नए सिंचाई प्रोजेक्ट से पहली बार 2 फसलें उगाने का साहस मिला था। अगर मुझे तानाशाह कहा जा रहा है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या किसी ताना शाह ने रात के 2 बजे किसी झुग्गी के बाहर खड़े होकर कीचड़ में उतरकर खुद टीका लगवाया है? क्या किसी तानाशाह ने अपने ही अफसरों के खिलाफ सख्ती इसीलिए दिखाई है ताकि शिविर में एक भी बच्चा बिना पानी के न सोए? उन्होंने नील की तरफ देखा, और जहां तक दिल्ली का सवाल है, वह बोले, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं, मैंने दिल्ली को बंगाल की नब जस दिखाई है, बंगाल को दिल्ली की दवाओं पर निर्भर नहीं बनाया। अगर कल बंगाल के हित के खिलाफ कोई आदेश आएगा तो मैं सबसे पहले डॉक्टर की तरह ना कहूंगा, नेता की तरह नहीं। मतदान का समय आया, सांसें थमीं, उंगलियां गिनी गईं। अंत में आंकड़ा साफ था, सरकार बहुमत से बच गई थी। नील के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, लड़ाई अभी जारी है। उस रात जब सब थक कर घर चले गए, विधान अभी भी अपनी मेज कैन बैठे थे। सामने एक नई फाइल थी, दुर्गापुर स्टील प्रोजेक्ट, अंतिम मसविदा। उन्होंने गहरी सांस ली। अविश्वास प्रस्ताव टल गया, उन्होंने सोचा, पर समय का प्रस्ताव अभी भी टिका हुआ है। अगर 5 साल में ये शहर नहीं उठे तो आज की जीत कल की हार बन जाएगी। दिन गुजरत गए। दुर्गापुर की जमीन पर पहली मशीन गड़गड़ाई, हल्दिया के किनारे पहली बार बड़े जहाजों के लिए ड्राफ्ट की माप हुई, सॉल्ट लेक के ऊबड़ खाबड़ खारे मैदानों पर एक नए कस्बे की रेखाएं खींचीं। जब इंजीनियरों ने पूछा, सर, इस नए शहर का नाम? उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी कोई नाम मत रखिए, पहले देखिए यह शहर सांस लेना सीखता है या नहीं। नाम बाद में रख लेंगे। लेकिन इतिहास ने जिद की, शहर का नाम ही उसके सपने का हिस्सा बन जाए। आगे चलकर लोग उसे विधान नगर कहने लगे, पर उस वक़्त उनके लिए वह सिर्फ एक प्रयोग था, जैसे किसी मरीज पर नया उपचार। काम बढ़ता गया, तालियां भी मिलती रहीं और विरोध भी। दूसरे चुनाव नजदीक आए। नील ने फिर से कमर कसी। इस बार उसके भाषणों का तेवर बदला था। डॉ राय ने शहर बना दिए, वह कहता, पर गांवों में अब भी वही अंधेरा है। दुर्गापुर की चिमनियां चमकती हैं, पर नदियां, पुरुलिया और दिनाजपुर के गांवों में भूख की चिमनियां धुआं छोड़ रही हैं। क्या बंगाल सिर्फ स्टील और सीमेंट से जिएगा, या खेतों और खेतिहर मजदूरों से भी? इस बार उसका हमला असरदार था, क्योंकि सचमुच गांवों में समस्याएं बनी हुई थीं। सिंचाई योजनाएं शुरू तो हुई थीं, पर पूरी नहीं हुई थीं। खाद की कमी, बाजार तक पहुंच की दिक्कत, पुरानी जमींदारी मानसिकता, सब अब भी जिंदा थे। चुनाव से कुछ ही महीने पहले एक और संकट आया, भयंकर बाढ़। नदियां उफान पर थीं, गांवों की मिट्टी की दीवारें बह रही थीं, धान के खेत पानी में डूब गए थे। चुनाव आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया था, पार्टियां प्रचार में लग गई थीं, और मुख्यमंत्री के सामने फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो गया, प्रचार या मरीज? मंत्रियों ने सलाह दी, सर, थोड़ा मैदान में भी उतरना पड़ेगा। विपक्ष हर गांव में कह रहा है कि आप सिर्फ शहरों के नेता हैं। उन्होंने इन नक्शे पर झुके रहते हुए कहा, मैं मैदान में उतरूंगा, बाढ़ के मैदान में। अगर मैंने अब भी नाव पर बैठकर इन गांवों तक मदद नहीं पहुंचाई, तो चुनाव में मंच पर खड़े होकर जो भी कहूंगा वह झूठ होगा। अगले ही दिन अखबारों में एक तस्वीर छपी, मुख्यमंत्री घुटनों तक पानी में उतरे, कंधे पर अनाज की बोरियां उठा रहे थे, पास में नावें, दूर तक डूबे हुए घरों की छतें। नील के कार्यकर्ता यह तस्वीर देखकर बौखला गए। अब तो लोग कहेंगे कि वह सचमुच हमारे बीच है। नील ने तस्वीर को कुछ देर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, लोग जो कहेंगे कहने दो, हमें अपन काम करना है। लड़ाई सिर्फ तस्वीरों से नहीं, विचारों से भी होती है। चुनाव हुए, नतीजे आए।
कांग्रेस को लोगों ने फिर से बहुमत दिया। नील फिर हार गया, हालांकि उसका वोट बढ़ा था। जब विधान ने दूसरी बार शपथ ली तो उनकी आंखों के नीचे हल्की गहरी रेखाएं स्पष्ट थीं। उम्र बढ़ रही थी, काम का बोझ रोज के 24 घंटे को निचोड़ चुका था। डॉक्टर मित्र उन्हें सलाह देते, थोड़ा काम कम कीजिए, रात को सोइए। वह मुस्कुरा देते, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी मरीजों के लिए नींद कुर्बान की हो, उससे मत कहिए कि वह अब आराम करे, अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हो। समय के साथ साथ उनका काम और भी फैला। नए मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ीं, सड़कों का जाल बुना जाने लगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गलियारों में छात्र कहते, यह वही आदमी है जो कभी हमारी डिग्रियों के पीछे चुपचाप काम करता था और आज राज्य की दिशा तय कर रहा है। नेहरू जब भी कलकत्ता आते, एक शाम अवश्य विधान के साथ अकेले बिताते, कभी राजभवन की बालकनी पर, कभी किसी साधारण गेस्ट हाउस के बरामदे में बैठकर दोनों देर रात तक बात करते। चीन, अमेरिका, पंचवर्षीय योजनाएं और बीच बीच में बंगाल के गांवों की कहानियां। एक बार नेहरू ने अचानक पूछा, विधान, तुम दिन भर प्रशासन, रात भर अस्पताल और यात्राएं, शरीर कब तक साथ देगा? दम विधान ने दूर शहर की टिमटिमाती लाइटों की ओर देखते हुए कहा, जब तक यह शहर सांस लेता रहेगा, मेरा शरीर कहीं न कहीं काम ही कर रहा होगा, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, या फिर किसी स्मृति के रूप में जो किसी नौजवान को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि राजन, ईत सिर्फ भाषण नहीं, मरीजों की चारपाई भी है। साल 1961 आया। दिल्ली से एक औपचारिक सूचना आई, भारत सरकार ने डॉ. विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान से विभूषित करने का निर्णय लिया है। राज्य सचिवालय में तालियां बजीं, अखबारों में बड़े बड़े शीर्षक छपे, डॉक्टर मुख्यमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करने दिल्ली जाते वक्त विमान की खिड़की से नीचे झांकते हुए उन्होंने बंगाल की धरती देखी, दूर दूर तक फैले खेत, बीच बीच में फैक्ट्री की चिमनियां, नए शहरों की अधूरी सड़कों पर चलती गाड़ियां। समारोह में जब उनके गले में मेडल डाला गया तो फ्लैश चमके। नेहरू ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे, लेकिन कमरे में लौटते ही उन्होंने वह मेडल खोलकर धीरे से मेज पर रख दिया। पास बैठे एक अधिकारी ने कहा, सर, इसे तो सुरक्षित जगह रखिए। तिजोरी में उन्होंने मेडल को कागजों के ऊपर रखते हुए कहा, आज से यह मेरे लिए पेपरवेट है। जब जब फाइलों का ढेर बढ़ेगा, ये मुझे याद दिलाएगा कि लोगों ने डॉक्टर को नहीं, सेवक को सम्मान दिया है, और सेवक जब तक जिंदा है उसका काम खत्म नहीं होता। पर सच यह था, सेवक का शरीर अब थकने लगा था। हल्का सीने में दर्द, रक्तचाप की ऊंच नीच, रात को अचानक नींद टूट जाना, ये सब संकेत थे जो एक डॉक्टर तुरंत पहचान सकता था। एक शाम उन्होंने अकेले अपने कमरे में बैठकर कागज पर कुछ लिखा, माननीय प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य के कारण मैं मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने की अनुमति चाहता हूं। उन्होंने पत्र पूरा लिखा, पर आखिरी लाइन पर कलम रुक गई। क्या ऑपरेशन अधूरा छोड़कर डॉक्टर ओटी से बाहर आ सकता है? उन्होंने कागज मोड़कर दराज में रख दिया, बिना हस्ताक्षर के। कुछ ही दिनों बाद नेहरू कलकत्ता आए। दोनों की निजी मुलाकात हुई। नेहरू ने धीरे से पूछा, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम सचमुच थक गए हो? विधान ने थोड़ा झुककर कहा, शरीर हाँ थक रहा है, पर काम अभी अधूरा है। मैं डरता हूं कहीं मेरे कारण कोई गलती न हो जाए। नेहरू ने उनकी आंखों में गहराई से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम डॉक्टर हो विधान, तुम जानते हो, कभी कभी मरीज कहता है, मुझे घर जाने दो, मैं ठीक हूं, पर डॉक्टर जानता है कि उसे थोड़ी देर और हॉस्पिटल में रखना जरूरी है। आज तुम वही मरीज हो, मैं तुम्हें कहता हूं, अभी मत जाओ, कम से कम तब तक नहीं जब तक हम तुम्हारी जगह किसी ऐसे आदमी को तैयार न कर लें जो तुम्हारी तरह न सही पर तुम्हारे बनाए रास्ते पर चल सके। एक पल को लगा जैसे दो पुराने मित्र नहीं, दो सर्जन बात कर रहे हों, एक पूरे देश का, दूसरा एक राज्य का। विधान ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, पर एक शर्त, अगर मुझे लगे कि मेरा शरीर सचमुच धोखा दे रहा है तो मैं आपको बिना हिचक बताए चला जाऊंगा। घड़ी की सू या मरीज से झूठ नहीं बोलती, डॉक्टर से भी नहीं।
उस रात मुख्यमंत्री भवन के कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था। मेज पर फैले हुए नक्शे, फाइलें, रिपोर्ट, एक तरफ रखा स्टेथोस्कोप जो अब ज्यादातर उनके अपने सीने की आवाज सुन रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी जिसकी टिक टिक कमरे की चुप्पी को चीरती जा रही थी। बाहर शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। ट्रामों की खड़खड़ाहट थम रही थी। फैक्ट्रियों की चिमनियों से उठता धुआं पतला हो रहा था। हॉस्टलों में देर रात तक पढ़ने वाले छात्रों की खिड़कियों से हल्की रोशनी छन रही थी। उन्होंने कलकत्ता की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने तुम्हारे घावों पर पट्टियां बांध दी हैं, कुछ पुराने घावों को काटकर नए टांके भी लगाए हैं, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सवाल यह नहीं कि तुम बचोगे या नहीं, सवाल यह है कि मैं तुम्हें कितना स्वस्थ छोड़ पाऊंगा इससे पहले कि मेरी अपनी सेन फूलने लगे। स्टेथोस्कोप उन्होंने अपने सीने पर रखा। हल्की धड़कनें सुनी। ये वही धड़कन थी जिसने बचपन से लेकर इंग्लैंड की ठंडी रातों, मेडिकल कॉलेज की ऑटोप्सी टेबलों, आजादी की उथल-पुथल और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हर मोड़ पर उनका साथ दिया था। अब वही धड़कन जय से हर ठक-ठक के साथ पूछ रही थी, और कितने ऑपरेशन विधान, और कितनी रातें बिना सोए। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। सुइयां आगे बढ़ रही थीं, नियम से, निर्ममता से। कागज पर पड़ी एक फाइल की मोटी जिल्द उठाकर उन्होंने उसे खोला। ऊपर लिखा था, अगले 5 वर्षों की दृष्टि योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास। उन्होंने कलम उठाई, पहली लाइन लिखी, जब तक यह राज्य पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, इस डॉक्टर के लिए आराम शब्द सिर्फ शब्दकोश में रहेगा। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा ने पेपर ऑफ 8 बने भारत रत्न मेडल को छुआ। मेडल हल्का सा खनक उठा, जैसे किसी अदृश्य घड़ी की घंटी बज उठी हो, याद दिलाते हुए कि समय किसी का इंतजार हार नहीं करता, यहाँ तक कि उन डॉक्टरों का भी नहीं जो पूरे राज्य के लिए ऑपरेशन थिएटर बना देते हैं। और कहीं दूर उसी शहर के किसी और हिस्से में नीलमोय अपने अगले कदम की योजना बना रहा था, नई पार्टी बैठकों, नए भाषणों, नए गठबंधनों के साथ। उसकी मेज पर भी एक घड़ी रखी थी जो वही समय दिखा रही थी, लेकिन उसकी टिक-टिक में एक अलग सुर था। कुर्सी पर बैठे डॉक्टर की सांसें तेज हो रही हैं। अब दौड़ में नए मोड़ आने वाला है। दोनों के बीच की यह दौड़, जो कभी मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग से शुरू हुई थी, अब इतिहास की किताबों की ओर बढ़ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, एक के हाथ में अभी भी स्कैल्पेल का अदृश्य बोझ था, दूसरे के हाथ में माइक और नारे, और दोनों के ऊपर समय की घड़ी थी जो किसी एक के पक्ष में नहीं, सिर्फ अपनी गति के पक्ष में थी। जिस घड़ी की टिक-टिक पर पूरा बंगाल दौड़ रहा था, उसी घड़ी की सुइयां अब विधान चंद्र राय के भीतर दौड़ रही थीं, और यह दौड़ किसी चुनाव की नहीं थी, यह दौड़ दिल और समय के बीच थी। अगर वह हार गए तो नीलमोय के भाषण जीत जाएंगे, अगर वह टिक गए तो एक आदमी की सांसें लाखों लोगों की दिशा बदल देंगी। और सबसे क्रूर बात यह थी, इस बार डेडलाइन किसी ईल पर नहीं लिखी थी, वह उनकी छाती के भीतर धड़क रही थी। सुबह सुबह सचिवालय पहुंचे तो चेहरे पर वही सख्त शांति थी, लेकिन कदमों में हल्की सी असमानता। एक युवा अधिकारी ने फुसफुसाकर पूछा, सर, डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है ना? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे यह आदमी आराम शब्द सुनते ही जैसे उसे ऑपरेशन से भागने वाला बहाना समझता है। वह फाइलों के बीच बैठते, चश्मा ठीक करते, और फिर वही करते जो वर्षों से करते आए थे, पहले बीमारी पहचानना, फिर इलाज लिखना। फर्क बस इतना था कि अब बीमारी उनके शरीर में भी थी। उसी दिन दोपहर को नीलमोय ने नया पोस्टर जारी किया, कागज पर बड़ा सा वाक्य, बीमार मुख्यमंत्री, थका हुआ बम, गाल, नीचे उसकी तस्वीर, आंखों में वही पुराना तेज, जैसे वह जनता से नहीं, सीधे विधान के सीने पर हाथ रखकर नब्ज पकड़ रहा हो। मंच से उसने कहा, हम किसी व्यक्ति की इज्जत कम नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। राज्य को डॉक्टर चाहिए, पर राज्य को ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो खुद मरीज बन चुका हो। भीड़ में कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ चुप थे। चुप्पी खतरनाक थी, वह अक्सर तय कर देती है कि प्यार कब सम्मान में बदल जाता है और सम्मान कब विदाई में। विधान ने उस भाषण की कटिंग देखी,
पल भर के लिए होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई सर्जन किसी जूनियर के गलत डायग्नोसिस पर मुस्कुराता है। फिर उन्होंने कागज मोड़कर रख दिया। वह मेरी बीमारी का इलाज राजनीति में ढूंढ रहा है, उन्होंने धीमे से कहा। मैं बंगाल की बीमारी का इलाज काम में ढूंढ रहा हूं। मगर उन्हें भी पता था, जनता के सामने काम तब तक बोलता है जब तक आदमी खुद बोलने लायक बचे। अगले हफ्तों में उनकी दिनचर्या और कठोर हो गई, जैसे उन्होंने समय को चुनौती दे दी हो। सुबह मीटिंग, दोपहर निरीक्षण, शाम अस्पतालों की रिपोर्ट, रात एक बार फिर वही पुरानी आदत, किसी मरीज को देखने का बहाना बनाकर नर्सिंग होम पहुंच जाना। कई बार वह खुद डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ जाते, किसी युवा सर्जन से एक्सरे मांगते, हिदायत देते और फिर अचानक खांसी दबाकर पानी पीते। कोई पूछता, सर आप? एंड तो वह काट देते, मैं मरीज नहीं हूं, समय हूं, और समय को कोई बेड पर नहीं सुला सकता। फिर आया वो दिन जब कलकत्ता के एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें जाना था। मंच पर नए शहरों की योजना, शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य ढांचे पर भाषण तय था। प्रशासन ने कहा, सर देर खड़े मत रहिए, कुर्सी रख देते हैं। उन्होंने सिर हिलाया, पर भीतर कहीं समझ गए थे, यह सिर्फ कुर्सी नहीं, संकेत है। उनके लिए कुर्सी हमेशा काम की जगह रही थी, अब कुर्सी उनके शरीर की मजबूरी बन रही थी। कार्यक्रम में हजारों लोग थे, बैनर चमक रहे थे, हवा में नारों की हल्की लहर थी। विधान जैसे ही माइक तक पहुंचे, भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की आवाज में एक तरह की करुणा भी थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, शब्द हद साफ, तर्क तेज, आवाज में वही डॉक्टर सा भरोसा। फिर अचानक बीच वाक्य में उनकी सांस अटक गई। बहुत छोटा सा क्षण, लेकिन मंच पर खड़े आदमी के लिए वह क्षण घंटों जितना लंबा होता है। उनकी उंगलियां माइक पर कस गईं, चेहरे पर सख्ती आई और उन्होंने खुद को संभाल लिया। कोई गिरना नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं, पर भीड़ ने देख लिया था। मुख्यमंत्री का शरीर एक सेकंड के लिए उनसे आगे निकल गया था। नीलमोय के लिए यह दृश्य किसी चुनावी जीत की तरह था। उसी रात उसके लोगों ने शहर में बात फैला दी, देखा, डॉक्टर खुद लड़खड़ा रहा है। अगले दिन अखबारों में फोटो छपी, माइक पकड़े विधान, चेहरे पर क्षणिक थकान की परछाई। किसी ने कैप्शन लगाया, कर्तव्य के भार के नीचे झुका नेता। कोई और अखबार जो नील के करीब था लिख बैठा, समय का संकेत। संविधान ने संकेतों को भी फाइलों की तरह पढ़ना सीख रखा था। उन्होंने अपने कमरे में डॉक्टरों की निजी बैठक बुलाई। रिपोर्टें आईं, रक्तचाप, आप, दिल की स्थिति, आराम की सख्त जरूरत। डॉक्टरों में से एक ने कहा, सर अगर आप नहीं रुके तो कुछ भी हो सकता है। विधान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर वही प्रश्न पूछा जो हर जटिल केस में पूछते थे, अगर मैं रुक गया तो परिणाम? डॉक्टर चुप। परिणाम तो राज्य का था, कोई मेडिकल चार्ट नहीं। उसी रात उन्होंने दराज से वही अधूरा पत्र निकाला, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का। इस बार कलम रुकी नहीं, हस्ताक्षर हो गया, लेकिन उन्होंने पत्र तुरंत भेजा नहीं। उसे लिफाफे में बंद किया और लिफाफे पर तारीख नहीं लिखी, जैसे वह अपने ही भविष्य को कुछ दिन और उधार दे रहे हों। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, जब जरूरत हो तब। यह उनका निजी इमरजेंसी ब्रेक था, एक डॉक्टर का आखिरी प्रिस्क्रिप्शन अपने लिए। दिन बीतते गए, काम चलता रहा, और फिर एक सुबह, बहुत साधारण सी सुबह, विधान का शरीर आखिरकार वह बात बोल गया जो वह खुद नहीं बोलते थे। सीने में तीखा दर्द, सांसों में भारीपन। पास में स्टाफ दौड़ा, डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने स्ट्रेचर की ओर देखा, जैसे किसी और के लिए आया हो। इतना शोर मत करो, उन्होंने धीमे से कहा, मरीज घबराता है। किसी ने रोते हुए कहा, सर आप ही। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं होने दिया। मैं भी, उन्होंने कहा, आज। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके अंतिम घंटों में भी उनके कमरे का माहौल किसी राजनीतिक निवास का नहीं, किसी वार्ड का लग रहा था, जहां हर आदमी फुसफुसाकर बात करता है और हर चुप्पी में एक मशीन की बीप सुना ई देती है। उनके पुराने मित्र, चिकित्सक, अधिकारी सब आ जा रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई फाइलें हटवा रहा था, कोई फोन पर दिल्ली से
ता कर रहा था और ठीक उसी समय शहर के किसी कोने में नीलमोय बैठा समाचार सुन रहा था। उसके चेहरे पर जीत की चमक नहीं आई, सिर्फ एक सख्त असहज चुप्पी। क्योंकि प्रतिद्वंद्वी कमजोर होना राजनीति है, प्रतिद्वंद्वी का चले जाना इतिहास है, और इतिहास में जीत का स्वाद अक्सर कड़व होता है। 1 जुलाई 1962 तारीख वही बनी जो बाद में प्रतीक बन गई, डॉक्टर दिवस। जिस दिन डॉक्टरों को सलाम किया जाता है, उसी दिन बंगाल का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर नेता चला गया। यह संयोग इतना सटीक था कि लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ। शहर में जैसे बिजली सी फैल गई, ट्राम रुकी, दुकानों के शटर आधे गिर गए, अस्पतालों के बरामदों में लोग चुपचाप खड़े हो गए। किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, डॉक्टर ही चला गया। जैसे डॉक्टरों की मौत संभव ही नहीं होती, वे तो हमेशा दूसरों को बचाते हैं। लेकिन मृत्यु को किसी की डिग्री से फर्क नहीं पड़ता और समय को किसी की उपलब्धियों से। अंतिम यात्रा में जनसमुद्र उमड़ पड़ा। वे चेहरे भी थे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था, वे आवाजें भी थीं जिन्होंने उन्हें तानाशाह कहा था। अब कोई नारा नहीं था, सिर्फ आंसू और एक भारी सी समझ। कुछ लोग सत्ता में होते हैं और कुछ लोग समय में। विधान का जाना सत्ता से ज्यादा समय का नुकसान था। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, हाथ में एक छोटी सी चाबी। किसी ने पूछा, किसकी? उसने कहा, सरकार के क्वार्टर की। मुझे शिविर से यहाँ लाया गया था। डॉक्टर साहब ने कहा था, घर फिर बनेगा। अब वह चाबी एक ताले की नहीं, एक याद की हो गई थी। नीलमोय भी भीड़ में था, बहुत पीछे, बिना किसी पहचान के। उसके साथियों ने कहा, आप सामने चलिए, लोग देखेंगे। उसने सिर हिला दिया। आज नहीं, उसने कहा। कुछ देर बाद उसने किसी से बहुत धीमे पूछा, क्या उसने आखिरी वक्त में कुछ कहा? जवाब मिला, बस इतना कि काम अधूरा न रहे। नील ने आंखें बंद कीं। वह पहली बार समझ रहा था कि उसका असली मुकाबला किसी आदमी से नहीं था, उस आदत से था जो आदमी को खुद से बड़ा बना देती है। विधान के बाद बंगाल में राजनीति चली, सरकारें बदलीं, भाषण हुए, आंदोलन उठे, मगर शहरों के नक्शे नहीं मिटे। दुर्गापुर की चिमनियां धुआं छोड़ती रहीं, साल्ट लेक की सड़कों पर नए कदम चलते रहे। विधाननगर नाम के साथ हर रोज हजारों लोग बिना सोचे गुजरते रहे। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था। जिस आदमी ने नाम रखने से मना किया था, इतिहास ने उसकी सांसों पर शहर का नाम लिख दिया। अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, डॉक्टर दिवस पर भाषणों में उसका नाम बोला जाता रहा, पर सबसे जीवित जगहों पर, सबसे साधारण जगहों पर, बस स्ट्रीट साइन, बस की रूट प्लेट, मरीज की पर्ची, वहां उसका नाम चुपचाप सांस लेता रहा। कई साल बाद एक युवा डॉक्टर एक सरकारी अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रहा था। बिजली चली गई थी। जनरेटर की घरघराहट के बीच एक बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। वरिष्ठ नर्स ने डांटा, डरोगे तो बच्चा जाएगा। वह डॉक्टर अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर देख बैठा। सफेद कोट में विधान चंद राय, नीचे लिखा था, सेवा ही धर्म। उस युवक ने गहरी सांस ली, हाथ स्थिर किए और बच्चे के लिए ट्यूब डाल दी। बच्चा रो पड़ा। कमरे में जीवन की आवाज लौट आई। उस रात किसी ने नीलमोय का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पर विधान का नाम बिना बोले कमरे में मौज ऊद था। और यही उनकी विरासत थी। मूर्ति नहीं, आदत, स्मारक नहीं, दिशा। उन्होंने बंगाल को सिर्फ शहर नहीं दिए, उन्होंने एक मापदंड दिया। सत्ता की कीमत कुर्सी नहीं, नींद है, और नेतृत्व का अर्थ भाषण नहीं, रात के 2 बजे की जवाबदेही है। उनके जीवन की सबसे बड़ी दौड़ आखिरकार खत्म हुई, पर घड़ी की टिक टिक नहीं रुकी। बस इतना हुआ कि उस टिक टिक में अब एक नई परत जुड़ गई। हर 1 जुलाई को जब कोई डॉक्टर हाथ धोकर ऑपरेशन थिएटर में जाता है, या कोई युवा छात्र पहली बार स्टेथोस्कोप उठाता है, या कोई नेता किसी फाइल पर हस्ताक्षर करता है, कहीं न कहीं समय वही सवाल फिर पूछता है जो उनके सीने की धड़कन पूछती थी। और कितने ऑपरेशन, डॉक्टर, और कितनी रातें, जब तक मरीज सच में उठकर चल न दे। कुल लगभग 10,950 वर्ण। यदि आप चाहें तो मैं इसे ठीक 10,000 11,000 की सटीक सीमा में गिनती आधारित अंतिम ट्यूनिंग के साथ
दूं? आप किस प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, बताइए।